स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 12, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जो चैप्टर का नाम है, नाम से हम लोगों को थोड़ा समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ या फिर रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो जो स्ट्रेटेजीज होता है रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर इन जनरल अगर समझे, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनरली अगर हम लोग बोले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, इट रेफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। ये तो हो गया इन जनरल। अभी हम लोगों को समझना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो है वो WHO के हिसाब से क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, ये तो ऑलरेडी पता है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, टोटल वेलबींग मतलब सब तरफ से अच्छा होना चाहिए, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो क्या क्या एस्पेक्ट है यहाँ पे देखो, फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। फिर से देखो, फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू WHO, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जितना भी एस्पेक्ट्स है रिप्रोडक्शन का, लाइफ क्या क्या देखो, फिजिकल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड जो फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, बिहेवियर होता है, इमोशनल या फिर सोशल जो इंटरेक्शन होता है विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, अगर सब अच्छा होता है देन इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। अभी हम लोग को समझना होगा, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। हम लोगों ने इसको क्या नाम दिया, देखो, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अभी हम लोग को समझना होगा कब एक सोसाइटी को हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी के केस में क्या क्या फीचर होना चाहिए। फर्स्ट फीचर इज पीपल विथ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उस सोसाइटी में क्या होना चाहिए, जो भी लोग होंगे इनमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव होना चाहिए। फिजियोलॉजी भी नॉर्मल होना चाहिए प्लस नॉर्मल या फिर फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। तो पीपल विथ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इमोशन एंड बिहेवियर जो है, या फिर इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन जो होता है इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, वो भी नॉर्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, सेकेंड फीचर, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा क्या है, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शन इन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अभी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सारा स्ट्रेटेजीज भी है, बहुत सारा टेक्निक भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली NCERT टेक्स्ट बुक अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पे लिखा है, देखना, हेडिंग लिखा है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सिंपली। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा, देन आई विल गो फॉर द स्ट्रेटेजीज। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखो, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ बहुत सारे ऐसा मेजर फैक्टर्स होता है, खास करके इन इंडिया अगर देखो तो व्हाट आर दिस मेजर प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम के बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पे आएंगे। स्ट्रेटेजी मतलब ये जो प्रॉब्लम जो है इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द ओवर पॉपुलेशन। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर फॉर दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके साथ रिलेटेड अगर देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ रिलेटेड क्या है, दूसरा जो है वो अर्ली मैरिज। इन इंडिया अर्ली मैरिज अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो ड्यू टू अर्ली मैरिज बहुत सारा प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देता है। प्रॉब्लम्स अगर देखो क्या क्या होता है, अर्ली मैरिज होने से पॉपुलेशन ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये हो गया एक बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, द मदर एंड फिटस में affected by different types of physiological complications and it may cause different types of problems in society। तो ये हो गया अर्ली मैरिज। तीसरा जो मेजर फैक्टर जो है वो है एसटीडीज मतलब व्हाट इज द एसटीडी का फुल फॉर्म, दिस मीन्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मतलब यहाँ पे ऐसा बहुत सारा डिजीज है जो क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकता है या फिर इन्फेक्शन होता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कौन सा है, HIV, एड्स। बहुत सारा और भी डिजीज है जैसे हर्पीस, देन गोनोरिया। तो ये सब जो डिजीजेज है, ऑल दिस डिजीजेज आर ट्रांसफर ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो अबाउट द एसटीडीज इट मे स्प्रेड इन ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिससे क्या होगा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। द फोर्थ वन इज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी। नाउअडेज ये फिर भी थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, बट स्टिल इट शुड बी वेल मेंटेन्ड। क्या देखो मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी। मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द या फिर बहुत सारा फीमेल इंडिविजुअल जो है प्रेग्नेंट फीमेल में डाइड ड्यू टू एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या फिर कभी कभी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है मतलब इन्फेंट जो होता है, इन्फेंट का भी मोर्टिलिटी हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने से ये सब हो सकता है। तो ये जो मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी जो है इट इज ऑल्सो a big problem which are related to the reproductive health. So these are the major problems of reproductive health। क्या क्या, overpopulation, early marriage। एक्चुअली early marriage के साथ इसका रिलेशन है। early marriage होने से mother and fetus may be affected by different types of complications। then STD, sexually transmitted disease के बारे में समझना होगा, because it create a big problem nowadays। because बहुत सारा ऐसा डिजीज है जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वार्टर्स। एंड देन तो फोर्थ वन इज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी। जो मरने का जो रेट होता है मदर एंड फिटस का, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू द अर्ली मैरिज। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। एंड थर्ड टॉपिक मैंने क्या यहाँ पे क्या डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फर्स्ट जो यहाँ पे देखो देयर इज अ फर्स्ट स्ट्रेटेजी विच इज कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और इसके बात अगर करूँ, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने पहल किया था फॉर द
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? दिस वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1951। तो ये हो गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इससे ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इसमें क्या है, बहुत सारा स्लोगन्स भी ऐसा है व्हिच आर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब जितना छोटा फैमिली होगा उतना फ़ायदा है। तो ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये इंडिया ने फर्स्ट टाइम पहल किया था, एंड टू फॉलो दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रॉपरली। इसमें बहुत सारा टेक्निक भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस टू कंट्रोल द बर्थ कंट्रोल मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने तो प्रॉब्लम्स तो देख लिया, अभी समझना होगा स्ट्रेटेजीज व्हिच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव। तो कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे अगर देखो, फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है इंडिया में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था इन द ईयर 1951। ये याद रखना, ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंडिया ने फर्स्ट टाइम पहल किया था इसके ऊपर। और ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये भी एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1951। देखो 1951 में ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एस्टेब्लिश हो गया था या फिर वो इंट्रोड्यूस कर लिया था इंडिया ने, बट स्टिल दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो फेल टू कंट्रोल द population growth in India. But this family planning program is one of the most important program to control the population growth. दूसरा जो है which is called as reproductive and child health program, जिसको in short बोला जाता है RCH। ठीक है, RCH क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये जो RCH जो है इसमें क्या होता है, द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लस चाइल्ड का जो हेल्थ केयर होता है इसके ऊपर काम किया जाता है। तो दिस वन इज अनदर प्रोग्राम व्हिच आर रिलेटेड टू सॉल्व सेवरल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द चाइल्ड। थर्ड जो है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज अवेयरनेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस अगर देखो, अवेयरनेस ऑफ अबाउट रिप्रोडक्शन। तो फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता पे पैदा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो ऑलरेडी हम लोगों को दिखाई भी देता है वो है देखो बहुत सारा ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल मीडिया मतलब जैसे हम लोग न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या फिर बहुत सारा NGOs के थ्रू हम लोगों को वीडियो दिखाया जाता है या फिर अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाता है इन विलेजेस और इन रूरल एरियाज हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो ये जो ऑडियो विजुअल मीडिया है विच ऑल्सो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, बहुत सारे मैगजीन्स हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। एंड देन बहुत सारा गवर्नमेंट एजेंसी या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज लाइक NGOs प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट क्या है देखो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, थर्ड वन इज अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन इज नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड STDs। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वन इज ए बिग प्रॉब्लम क्योंकि इंडिया में अगर देखो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट हैविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द reproductive health या फिर knowledge about the reproductive organ, and at the same time lack knowledge about the STDs। STDs का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सबको पता होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के भी बारे में हम लोग को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर नॉलेज STD के बारे में अगर होगा तो उससे क्या होगा, वी कैन कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस
प्लस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है तो वी कैन टेक केयर ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर द प्रॉब्लम व्हिच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एसटीडी। देन उसके बाद देखो बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस अगर देखो नाउअडेज देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, या फिर बहुत सारा डिवाइसेस एस्टेब्लिश हो चुका है टू कंट्रोल द हायर रेट ऑफ बर्थ, या फिर बर्थ रेट को कम करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे बहुत सारे कॉन्डोम्स हो गया, नाउअडेज पिल्स आर आल्सो यूज्ड, कॉन्डोम्स, पिल्स एंड सर्जिकल मेथड आल्सो आर यूज्ड टू कंट्रोल द rapid growth of birth, and this is ultimately known as birth control devices। तो बहुत सारा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया कॉन्डोम्स हो गया, बहुत सारा पिल्स मतलब मेडिसिन्स which are also used to control the pregnancy to or to inhibit the pregnancy, प्लस यहाँ पे अगर देखो बहुत सारा सर्जिकल मेथड भी है, जैसे MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग इन कॉमन वर्ड बोलते हैं एबॉर्शन। इफ एनी कपल डोंट वांट ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड दे कैन गो फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन जो है वो भी लीगलाइज्ड है इन इंडिया। प्लस MTP में सर्जिकल मेथड में और एक चीज़ आता है, वो है ट्यूबेक्टोमी या फिर वेसोएक्टोमी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नसबंदी करवाना। नसबंदी मतलब हम लोग जैसे ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है तो वसा रिफरेंस फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसको काट के टाइट करके रखा जाता है। उससे क्या होता है, जो एग जो रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी वो स्पर्म के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता। इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा दैट मीन्स प्रेगनेंसी या फिर न्यूबॉर्न बेबी का जो जन्म होता है वो बंद हो जाएगा। वेसोक्टोमी में सेम किया जाता है। वास्ट डिफरेंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो वास्ट डिफरेंस को सर्जिकली उसको क्या किया जाता है, टाइट करके रखा जाता है। उससे क्या होता है, स्पर्म्स रिलीज नहीं हो पाता एंड द मेल इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज एनी ओवा और एग। So that is why these birth control devices are very important. Then sixth one is about the mother and child care. Mother and child care मतलब प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयरिंग हम लोग बोल सकते हैं। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल बिफोर द पर्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ क्या क्या प्रॉपर केयर होना चाहिए, जैसे मदर के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होना चाहिए। एट द सेम टाइम आफ्टर बर्थ द चाइल्ड शुड बी ऑल्सो प्रॉपरली केयर्ड। जैसे चाइल्ड का आजकल क्या होता है, प्रॉपरली वैक्सीनेट किया जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में the newborn baby is not or prevented from any kind of disease। तो mother and child care program is also very important। then उसके बाद अगर देखो प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड क्राइम, तो इसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट लॉज भी होना चाहिए ताकि नाउअडेज जो सेक्स रिलेटेड जो क्राइम जो होता है या फिर सेक्स एब्यूज जो होता है वो नाउअडेज बहुत बढ़ चुका होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा लॉज नाउअडेज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि सेक्स रिलेटेड जो क्राइम जो है ये भी कम हो जाए। देन रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज, जो रिसर्च वर्क चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों को नॉलेज रखना चाहिए विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे अगर बहुत सारा पिल्स जो है, जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स हम लोग बोल सकते हैं, दीज आर एक्चुअली डेवलप इन CDRI। CDRI मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, CDRI तो क्या है, व्हाट इज द इंस्टीट्यूट, CDRI। CDRI मीन्स सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे, इट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। जैसे एंटी प्रेगनेंसी पिल एक अगर नाम लेते हैं साहेली इज द पिल व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द CDRI इन इंडिया, ठीक है, व्हिच इज
यूज्ड एज ए contraceptive pill to prevent the pregnancy. So that means जो रिसर्च होता है which are related to the reproductive health, इसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड ये जो रिसर्च प्रोग्राम है उसको और भी हम लोगों को एनहेंस करना चाहिए टू इम्प्रूव द और टू प्रिवेंट डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वन होता है विच इज कॉल्ड एज एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस क्या है, यहाँ पे मैं जनरली बोल देता हूँ, बट उसके बाद मैं क्या करूँगा एमनियोसिंथेसिस को लेके डिटेल्स में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक। बट बदकिस्मती से क्या है, एमनियोसिंथेसिस जैसा अच्छा टेक्निक इंडिया में बैंड है ओनली बिकॉज ऑफ आवर पुअर मेंटेलिटी। इंडिया में क्या होता है, जो फीमेल फिटस होने से मार दिया जाता है या फिर एबॉर्ट किया जाता है, विच इज़ वेरी इलीगल मेथड। बट एमनियोसिंथेसिस, अभी उसके साथ एमनियोसिंथेसिस का रिलेशन अगर देखो कैसा है, एमनियोसिंथेसिस ऐसा एक टेक्निक है जो फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकता है। मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल के बॉडी के अंदर जो फिटस होते हैं, वेदर इट इज मेल बेबी और फीमेल बेबी, उसका सेक्स हम लोगों को एमनियोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं। और इंडिया में क्या होता है, एमनियोसिंथेसिस के थ्रू जब सेक्स फिटस का सेक्स टेस्ट किया जाता है, देन मोस्ट ऑफ द अनएजुकेटेड इंडिविजुअल्स गोइंग फॉर एवर्सन ऑफ फीमेल फिटस। तो दैट इज वाई बाद में क्या है, ये जो एमनियोसिंथेसिस जो है वो इंडिया में बैंड है। बट इसका ये जो एमनियोसिंथेसिस का जो टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड से फिटल सेल्स लिया जाता है जिसमें क्रोमोजोम को स्टडी कर सकते हैं, और उस क्रोमोजोम में अगर किसी भी तरीके का एबनॉर्मलिटी होता है देन इट कैन बी इजीली डिटेक्टेबल। बट बदकिस्मती से इंडिया में ये जो एमनियोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो है या फिर टेक्निक जो है बैन किया जाता है ओनली बिकॉज ऑफ आवर पुअर मेंटेलिटी। और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ द अनएजुकेटेड इंडिविजुअल क्या करते हैं, जो फीमेल बेबी जो जन्म लेते हैं उसके लिए किनको दोषी ठहराया जाता है, मदर को या फिर फीमेल इंडिविजुअल को। बट एक्चुअली अगर देखो, फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन इज द मेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल के प्रॉब्लम की वजह से फीमेल फिटस या फिर फीमेल बेबी का जन्म होता है। तो ये जो गेमेट जो आता है एक्चुअली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फिटस, गेमेट जो है वो मेल प्रोवाइड करता है, ना कि फीमेल इंडिविजुअल। तो इसको लेके हम लोग के दिमाग में मिसकंसेप्शन है, जिससे क्या होता है बहुत सारा फिटस जो है एबॉर्ट किया जाता है। और नाउअडेज ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बन गया है। अगर कोई भी डॉक्टर्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में एमनियोसिंथेसिस को कंडक्ट करता है तो उनके ऊपर लीगल केस बन सकता है। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट और टू सॉल्व द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिसमें क्या सिखाया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोग को अवेयरनेस या फिर बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन सिखाया जाता है। जैसे बहुत सारा स्लोगान भी फेमस हुआ था, हम दो हमारे दो, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, दिस टाइप ऑफ स्लोगन्स आर यूज्ड टू इंश्योर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्योंकि सिंपली देखो, अगर फैमिली में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा। उससे क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम टू कंट्रोल द population. Then reproductive and child health care program, this one is also very important. Reproductive health at the same time child का जो health care जो है दोनों अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है अंडर दिस प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज RCH. देन आ गया अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन, जैसे ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एजेंसीज, दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सपेंशन. देन नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड STDs. ठीक है, नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड STDs, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग को अच्छे से समझ होना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या मीथ है विच आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग को समझना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू
नॉलेजेबल अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि अगर डिजीज के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वी कैन कंट्रोल दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। देन बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, बहुत सारा डिवाइसेस और टेक्निक नाउअडेज अप्लाई किया जाता है। देन मदर एंड चाइल्ड केयर, मदर का प्रॉपर वैक्सीनेशन, एट द सेम टाइम चाइल्ड का प्रॉपर वैक्सीनेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, बिकॉज द मिल्क ऑफ मदर इज वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न baby, because milk of mother contain proteins, fats, minerals, vitamins, antibodies. That is why it is very important about the care of mother, at the same time child care, and prevention of sex abuse and sex related crimes, and lastly research in reproductive health areas, and the technique which is called as amniocentesis. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सब तो हम लोगों ने जनरली डिस्कस कर लिया है, पर यहाँ पे ये जो 10th पॉइंट जो है एमनियोसेंटेसिस, इसको लेके हम लोगों को थोड़ा डिटेल्स में समझना होगा, क्योंकि सिर्फ एमनियोसेंटेसिस को लेके पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एमनियोसेंटेसिस। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एमनियोसेंटेसिस। मैंने एमनियोसेंटेसिस को अलग से क्यों रखा है, बिकॉज ये जो टॉपिक जो है इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एमनियोसेंटेसिस अगर देखो, टेक्निक को समझने से पहले ये टर्म जो है थोड़ा बहुत लग रहा होगा, जाना पहचाना सा टर्म है एमनियोसेंटेसिस। मतलब इसका जो टर्म जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, एमनियन के साथ। याद है कि नहीं, फिटल मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, यॉक सैक, एलांटोइस। तो एमनियन जो है या फिर एमनियोटिक सैक जो है उसके साथ इसका कुछ रिलेशन है। ये जो टेक्निक है अभी समझना है उस एमनियन के साथ इसका रिलेशन क्या है। यहाँ पे क्या होता है देखो, व्हाट इज दैट एमनियोसेंटेसिस, इट इज ए टेक्निक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फिटल सेक्स। मतलब हम लोग एक फिटस का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ द फिटस बेस्ड ऑन क्रोमोसोम पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बहुत सारा सेल्स होता है एम्ब्रायो का या फिर कुछ सोर्सेस का, जिसको हम लोग एग्जामिन करके फिटस का सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन डिटरमाइन द डिसऑर्डर और पॉसिबल डिसऑर्डर इन द फिटस। ये जो टेक्निक जो है, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग टेक्निक, बट ओनली बिकॉज ऑफ आवर पोर मेंटेलिटी है इंडिया में एमनियोसेंटेसिस को बैन करके रखा गया है। क्योंकि इंडिया में जनरली क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस को यूज करके फिटस का सेक्स डिटरमाइन कर लेते, बहुत ऐसा है इंडिविजुअल। फिटस का सेक्स डिटर्मिनेशन करने के बाद अगर बेबी गर्ल हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को गिरा देते। उससे क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ क्राइम, क्योंकि हम लोग एक न्यूबॉर्न बेबी या फिर जो बेबी और फिटस जो डेवलप होने जा रहा है, जो जिसका जिंदा रहने का जो हक जो होता है उसको हम लोग छीन देते। तो ये काइंड ऑफ क्राइम है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एमनियोसेंटेसिस जो है इस टेक्निक को इंडिया में बैन करके रखा गया। बट इट इज वन ऑफ द प्रोमिसिंग टेक्निक। फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम लोग फिटस का डिसऑर्डर को डिटरमाइन या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर डिसऑर्डर को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उससे हम लोगों को फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर वेदर द फिटस इज फुल्ली नॉर्मल और एबनॉर्मल होगा, क्या क्या इनका कॉम्प्लिकेशंस होगा, हम लोग इजीली समझ सकते हैं। बट इंडिया में उल्टा यूज होता है, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया है। अभी देखो प्रोसीजर ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे अगर देखो प्रोसीजर ऑफ एमनियोसेंटेसिस, अगर देखो यहाँ पे क्या है, एमनियोसेंटेसिस में अगर देखो फर्स्ट अगर पहले समझ लेते हैं हम लोग। एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, स्किन ऑफ फिटस या फिर अदर सोर्सेस ऑफ एम्ब्रायो आर प्रेजेंट। सिंपली समझ लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो फिटस जो है, न्यूबॉर्न फिटस जो है, उसका कुछ सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड में हो सकता है या फिर मिल सकता है हम लोगों को। एट द सेम टाइम अदर सोर्सेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फिटस। अभी एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, ये जो सेल्स एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है
मतलब एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स होता है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिरिंज हम लोग उसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उस ये जो सेल्स मिला है फिटस का, उसको हम लोग उसका क्रोमोसोम पैटर्न हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोपी, एंड वी कैन इजीली डिटेक्ट whether the fetus is normal or abnormal। ये तो चेक कर सकते हैं, एट द सेम टाइम वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। तो दिस वन इज वेरी प्रॉमिसिंग टेक्निक। तो एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन सेल्स फ्रॉम स्किन ऑफ फिटस एंड अदर सोर्सेस। अब ये जो सेल्स जो है, सेल्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इन्फेंट और एट द सेम टाइम वी कैन आइडेंटिफाई एबनॉर्मेलिटीज। तो दैट इज व्हाई एमनियोसेंटेसिस इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग टेक्निक। अभी देखो एमनियोसेंटेसिस अगर देखो कैसे किया जाता है, यहाँ पे कुछ डायग्राम, ये हो गया यूटेराइन वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस के साथ जो कनेक्शन होता है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, वो है प्लासेंटा। उसके बाद आता है एमनियन, और एमनियन के अंदर क्या होता है, कोरियन के अंदर जो फ्लूइड होता है व्हिच इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। एंड उस एमनियन के अंदर अल्टीमेटली किसका होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, फिटस का। अभी ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें क्या होता है, बहुत सारा सेल्स शेड बाय ग्रोइंग फिटस। फिटस का बहुत सारा सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। अभी देखो जो लास्ट जो है उसमें क्या क्या लिखा भी है, सिरिंज विथ नीडल विड्रोस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड सेल्स। सिरिंज के थ्रू हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग ले सकते हैं। अभी जब एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग सिरिंज के थ्रू लेंगे, उस फ्लूइड के अंदर हम लोग को क्या मिल सकता है, सेल्स ऑफ फिटस में मिल सकते हैं। अभी उस सेल्स ऑफ फिटस को हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिकली डिटरमाइन करेंगे whether the fetus is male or female, and at the same time we can determine any kind of abnormality in the chromosome structure। अगर abnormality समझ में आता है, it means the fetus जो है उनमें कुछ ना कुछ complications या फिर disorder डेवलप हो सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोसीजर ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो ये है एमनियोसेंटेसिस, जिसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। या स्लाइड तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्रेशन और ओवर पॉपुलेशन। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। मतलब कम टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन अगर ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। अभी देयर इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी करने का जो साइंटिफिक तरीका होता है उसको हम लोगों ने क्या टर्म दिया है, डेमोग्राफी दिया है। तो ये हो गया अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज डेमोग्राफी। अभी हम लोग को समझना है व्हाट आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। पॉपुलेशन एक्सप्रेशन में क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन अगर देखो, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है। फर्स्ट रीजन अगर देखो, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी एमएमआर एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब प्रेग्नेंट फीमेल का जो डेथ होता है वो भी कम हो चुका है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस एंड प्रॉपर केयर स्ट्रेटेजीज। एट द सेम टाइम इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट प्रीवियसली जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता था, आजकल ये लगभग कम हो रहा है, क्योंकि अगर किसी भी फीमेल इंडिविजुअल हु इज प्रेग्नेंट, इनके बॉडी में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस और फिजियोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो आजकल क्या किया जाता है, डॉक्टर्स लोग बाय सर्जिकल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जरी के थ्रू उस फिटस को हम लोग निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल या फिर मदर एंड फिटस इज कीपिंग इन वेल कंडीशन, इट मीन्स इट कैन क्रिएट पॉपुलेशन एक्सप्रेशन इन नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये है एक रीजन। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो चुका है, उससे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। दूसरा अगर देखो, इंडिया में जो है वो है अर्ली मैरिज। इंडिया में अर्ली मैरिज बहुत कॉमन है एंड व्हिच ऑल्सो एक्ट एज मेजर फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये अर्ली मैरिज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देन इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। ये तो ऑब्वियस बात है,
एक तो बर्थ रेट इंडिया में ज़्यादा है, एट द सेम टाइम बहुत सारा चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स नाउअडेज इम्प्लीमेंटेड किया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो अल्टीमेटली क्या करता है, चाइल्ड के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हेल्प होता है। उससे क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है, एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन बढ़ता रहता है। देन नेक्स्ट जो रीजन जो है वो है एडवांसमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज। नाउअडेज मेडिकल जो साइंस जो है इतना डेवलप हो चुका है कि ड्यू टू दिस एडवांसमेंट इन मेडिकल फील्ड, ठीक है, द मोर्टेलिटी रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो चुका है। तो इससे मोर्टेलिटी रेट अगर कम होगा तो पॉपुलेशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द सर्टेन रिलीजियस व्यूज आर अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। बहुत सारा रिलीजियस व्यूज होता है वो फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट नहीं करता। तो दीज आर द फ्यू रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सपेंशन। तो क्या क्या रीजन है देखो, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। दूसरा क्या है, अर्ली मैरिज। थर्ड वन क्या था, चाइल्ड केयर प्रोग्राम एंड इंक्रीज बर्थ रेट। देन फोर्थ वन था डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस या फिर मेडिकल फैसिलिटीज एंड सर्टेन रिलीजियस व्यूज। तो दीज आर द फ्यू रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। ये हो गया हम लोग का व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, डेमोग्राफी क्या है एंड रीजन बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। अभी हम लोग को समझना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। क्या क्या, अगर देखो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, इनकम भी कम हो जाएगा, लेस इनकम व्हिच लीड्स टू पॉवर्टी। इनकम कम होने से गरीबी आ सकता है। दूसरा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से फूड एंड स्पेस जो है वो उसका शॉर्टेज आ सकता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम उसके हिसाब से अगर फूड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इससे क्या होगा, स्पेस एंड फूड जो है वो कम हो जाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने से स्पेस कम होगा, स्पेस कम होने से फूड सप्लाई भी कम हो जाएगा। थर्ड जो रीजन है, डिफिकल्टी टू प्रोवाइड एजुकेशन। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ा है, इट इज़ वेरी टफ या फिर वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना क्वाइट इम्पॉसिबल, या फिर इम्पॉसिबल तो नहीं है बट हम लोग बोल सकते हैं टफ जॉब हो जाता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन डेवलप हो सकता है। देन पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने से क्या होगा, हाइजेनिक कंडीशन भी अनहाइजेनिक हो जाएगा। तो हाइजेनिक कंडीशंस आर नॉट मेंटेन। तो दीज आर द मोटा मोटी तौर पे जो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रीजन नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर लेता है, अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, स्टूडेंट्स क्या लिखना शुरू कर देता है, दे यूज्ड टू राइट अबाउट द रीजंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट, तो इनकम कम हो जाएगा, फूड एंड स्पेस कम हो जाएगा, डिफिकल्टी इन टू प्रोवाइड एजुकेशन, हाइजीन मेंटेन नहीं होगा। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अभी चलते हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ चुका है, अभी उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द एजुकेशन, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया या फिर स्कूल या कॉलेजेस में प्रॉपर एजुकेशन या फिर सेक्स एजुकेशन को लेके अवेयरनेस होना चाहिए टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो है मैरिजेबल एज। तो इंडिया में मैरिजेबल एज अगर देखो, फीमेल के केस में है 18 एंड मेल के केस में 21 ईयर। बट ये जो मैरिजेबल एज जो है इंडिया में अगर और भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होने का चांसेस बढ़ जाता है। देन इंसेंटिव मतलब कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। अगर कोई भी कपल या फिर कोई भी फैमिली बहुत छोटा होता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ इंसेंटिव या फिर फैसिलिटीज मिलना चाहिए, ताकि उसके साथ रिलेट करके कोई भी कपल क्या उनका जो बर्थ कंट्रोल मेथड अपना सके, तो पॉपुलेशन जो है अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इंसेंटिव मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउअडेज इंसेंटिव टेक्निक इज ऑल्सो यूज। जैसे बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होता है, अगर सिंगल चाइल्ड या फिर सिंगल बेबी गर्ल होता है तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो जाता है। तो ये सब जो कुछ फैसिलिटीज है उससे क्या होता है,
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इफेक्ट करता है, उससे पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर देखो वो है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के ऊपर अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से इकोनॉमिकली साउंड होना पड़ेगा टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी फैसिलिटीज टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो दैट इज़ वाई फैमिली जितना छोटा होगा उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक लॉस होता है या फिर इकोनॉमिक फैसिलिटीज जो है जो ठीक ठाक नहीं है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। एंड फैमिली प्लानिंग को अच्छे से मेंटेन करने के लिए आजकल बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस अवेलेबल है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं और वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो वी कैन कंट्रोल द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हो गया पॉपुलेशन कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन, बाय एजुकेशन उसमें कौन कौन इन्वॉल्व करेगा, स्कूल, कॉलेजेस, मास मीडिया, इवन द गवर्नमेंट एजेंसीज। दूसरा क्या है, मैरिजेबल एज एक लिमिट तक होना चाहिए या फिर इंक्रीज किया जा सकता है, उससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। देन इंसेंटिव मतलब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए एंड द प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या क्या, एजुकेशन, मैरिजेबल एज, इंसेंटिव एंड फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ तक तो हो गया हम लोग का कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेशन। अभी हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। और जितना भी टॉपिक आज तक हुआ है तुम लोग उसको अच्छे से फॉलो करो, वीडियो को हो सके तो रिपीटेडली देखो, नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, हम लोग का जो ब्रेन जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेमोराइज या फिर टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक। हो गया, तो ये है हम लोग का आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे ऑन दिस चैप्टर।